नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में एक तीसरे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। मतलब लास्ट क्लासेस के माध्यम से मैंने बताया था कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में हम एक पढ़ते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को, दूसरा पढ़ते हैं आईपी पावलोव को, तीसरा पढ़ते हैं बीएफ स्किनर को और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे सीएल हल को। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में भी डिटेल में बात कर चुके थे। मैंने बता दिया था आपको उन पर रिलेटेड जो भी कंटेंट है, और उसके बाद हमने आईपी पावलोव को भी कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर पर बात करेंगे, यानी कि जो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर जी ने जो अपने सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को कब दिया उन्होंने और किस किस तरीके से दिया, और उस सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर हम बात करेंगे, उनको डिटेल में जानेंगे और उनकी थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर जो आपके साइकोलॉजिस्ट है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने इस थ्योरी पर, जो इस थ्योरी को उन्होंने दिया, तो इस पर एक्सपेरिमेंट सन 1930 के आसपास किया। यानी सन 1930 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्सपेरिमेंट किया वो उन्होंने किया सफ़ेद चूहे पर। यानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि डॉग पर एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो आप जिस थ्योरी को पढ़ते हैं उसमें डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके आईपी पावलोव ने किया। उसके बाद चूहे पर, बिल्ली पर, चूजों पर, कबूतर पर, इन सब पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। बट मेनली जिस थ्योरी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं वो बिल्ली पर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, और मैंने भी आपको बता रखा है बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में। हालांकि उससे बाहर अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए, इसलिए मैंने आपको उतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उसी चीज को आपको बताएं। इधर उधर की चीजों को बताकर अपना समय व्यर्थ करना ये सही बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो कैट एक्सपेरिमेंट था, यानी कि जो उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है, मैं सिर्फ वही चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो आपने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी को जाना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर किया। उसके बाद आईपी पावलोव को जाना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया। और आज हम पढ़ रहे हैं ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट व्हाइट रैट पर किया, यानी कि सफेद चूहे पर किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। तो ब्यूरस फ्रेडरिक ने जो सन 1930 में एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था? सफेद चूहे पर किया था। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ध्यान रखिएगा, यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सन 1930 में एक्सपेरिमेंट किया था सफ़ेद चूहे पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स इनकी जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी का जो नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंग्लिश में नेम आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी नेम में चेंजेस होते हैं, एग्जामिनर इसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आप जो पढ़कर जा रहे हैं हिंदी में वो चेंज करके पूछ ले। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश नेम को आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इंग्लिश नेम से आपका जो एग्जाम क्वेश्चंस पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, एक तरफ हिंदी में लिखे होंगे, दूसरी तरफ इंग्लिश में। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन बनता है तो आप जो नेक्स्ट अदर साइड है जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन के ऑप्शन से अपने ऑप्शंस, जो डाउट्स आपके अंदर क्रिएट होंगे, उस डाउट्स को आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आप इनके इंग्लिश नेम को जरूर ध्यान रखिएगा, साथ के साथ इनके हिंदी नामों को भी ध्यान रखिए। लेकिन मोस्टली आपको ध्यान जिसको रखना है वो इंग्लिश नेम है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप बहुत सारे नामों को ध्यान नहीं रख सकते, और यदि ध्यान रखते भी हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप उनके इंग्लिश नेमों को ध्यान रखें। तो ध्यान रखेंगे, इनकी थ्योरी का नाम क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया था, 2018 के टेट में। और एक उनकी थ्योरी का नाम है आर टाइप लर्निंग थ्योरी।
ध्यान रखेंगे कि उनकी थ्योरी का एक नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और दूसरा नाम है आर टाइप लर्निंग थ्योरी। ये दोनों एक ही थ्योरीज के नाम है। आर फॉर होता है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, यानी कि इनकी थ्योरी में सबसे ज्यादा जो है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया पर बल दिया गया था, इसलिए इनकी थ्योरी को हम जानते हैं अधिगम में आर टाइप लर्निंग थ्योरी। और इनकी थ्योरी का एक अन्य नाम है जिसको उन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो सबसे ज्यादा इस नाम से पूछे जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए 2018 के टेट एग्जाम्स में इसमें चेंजेस किया था, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो इस नाम को जरूर ध्यान रखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हिंदी में ये किसके द्वारा दिया गया है, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का हिंदी नेम है। ठीक, इसी थ्योरी का एक और अन्य नाम है जिसका नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, यानी साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इसी थ्योरी का नाम है। इनसे रिलेटेड और भी नेम्स हैं। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हिंदी में हम इसको कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसी थ्योरी का दूसरा अन्य नाम है। इसी थ्योरी को हम उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी थ्योरी को हम निवैतिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स यूपी टेट 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से, जो आपके 18 नवंबर को हुआ था। तो यूपी टेट 2018 के 18 नवंबर के जो सेट है उसमें आपसे पूछा गया था कि निवैतिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बीएफ स्किनर जी थे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसी थ्योरी का एक अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, एक नाम इसका है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और अन्य नाम इसके कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो ये सारे इसके क्या है स्टूडेंट्स, उपनाम है जिनको हमें हिंदी में ध्यान रखना होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत, निवैतिक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। देखिए ये जो नेम है इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस किए गए हमारे यूपी टेट और सुपर टेट के जो आयोग होते हैं उनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, और वो इसीलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को गलत करें। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हम जब कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़े कि हमारे चांसेस ज्यादा बने, हमारे गलत होने के चांसेस ना बने। वो अलग बात है कि हम कोई टॉपिक पढ़ के नहीं गए, उसमें से प्रश्न पूछे गए, तो वो तो देखिए आपको जो है तुक्का ही लगाना है। बट इस केसेस में क्या है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको इस ढंग से पढ़िए कि वहां से आपके प्रश्न गलत ना हो। तो इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूं इंग्लिश नेमों पर, क्योंकि स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल पेपर में हमें हेल्प यहां से मिल जाता है कि अगर मान लीजिए आप हिंदी में, जैसे एग्जामिनर ने कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत, सपोज कीजिए कि आपने कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत आप पढ़ कर गए बट आप कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा, आपने बुक में आपको नहीं मिला और एग्जामिनर ने इस नाम से पूछ लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचें कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत तो बीएफ स्किनर ने दिया था, लेकिन कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत तो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो पता नहीं किसने दिया होगा। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप उसके बाइलिंगुअल साइड यानी कि राइट साइड में जो इंग्लिश नेम में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और आर टाइप लर्निंग थ्योरी। या तो आर टाइप लर्निंग थ्योरी आपको मिल जाएगा, नहीं रेस्पॉन्स टाइप लर्निंग थ्योरी, या फिर आप इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको जरूर मिलेगा। और उस तरीके से आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूं कि इन सब चीजों पर आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके की जो गलतियां हैं ये हम स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते, बट जब हम एग्जाम्स हॉल में होते हैं और बैठते हैं तो वहां पर हमसे आए हुए भी 2-4 प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं। तो उन सारी चीजों को आपको गलत नहीं करना, क्योंकि ये सुपर टेट का एग्जाम एक मार्क्स के लिए आपको फाइट करनी है और एक मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए आप अंदर भी हो सकते हो और 1 मार्क्स के लिए आप बाहर भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम स्किनर की थ्योरी पर, और हम समझते हैं कि स्किनर साहब ने जो इस थ्योरी को, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सफ़ेद चूहे पर और इस थ्योरी को डेवलप किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या चीज़ें देखी और उसके आधार पर उन्होंने क्या थ्योरीज बनाई। तो देखिए यहाँ पर स्किनर साहब ने क्या किया, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स का नाम होता है स्किनर बॉक्स। स्टूडेंट्स ये स्किनर बॉक्स उनके शिष्यों ने इसका नाम रखा था, जैसे कि आपने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के जो बॉक्स है उसके बारे में पढ़ा होगा, उस बॉक्स का नाम होता है पजल बॉक्स। उसी तरीके से बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस बॉक्स पर, उस बॉक्स का नाम उनके शिष्यों ने स्किनर बॉक्स रखा। और ये प्रश्न आपके DSSS और KVS जैसे एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। हालांकि पजल बॉक्स का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर डेप्थ से भी प्रश्न उठाए तो हो सकता है कि इस पैटर्न पर भी यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपने जाना कि जो जिस बॉक्स पर ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस बॉक्स का नाम होता है स्किनर बॉक्स। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने एक सफ़ेद चूहे को लिया और एक बॉक्स को लिया और यहाँ पर एक लीवर होता है, ठीक है। इस लीवर को प्रेस करने पर इस डिस्पेंसर के थ्रू, इस डिस्पेंसर में एक प्लेटें लगी हुई होती है बाहर की तरफ, जहां पर स्किनर साहब क्या रखते हैं, या तो बिस्किट रखते हैं या फिर इसकी दूसरी तरफ एक हथौड़े को रखते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे ही ये सफ़ेद चूहा इस लीवर को प्रेस करता है तो उसे यहाँ से क्या प्राप्त हो जाती है, बिस्किट। और जैसे वो बिस्किट, वो जैसे लीवर को प्रेस करता है तो उसे जो है एकदम से बिस्किट प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसको जो है बिस्किट खाने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से वो जो है बार बार इस तरीके की चीज़ों को दोहराते हैं, यानी कि जो सफ़ेद चूहा है जैसे उसको बिस्किट प्राप्त हो जाता है वो पहले बिस्किट को खाता है और फिर से दोबारा से उस लीवर पुल को प्रेस करता है, और जैसे ही प्रेस करता है फिर से उसको बिस्किट प्राप्त होता है और बिस्किट उसके सिर्फ सीधे सीधे मुंह पर आकर लगते हैं। तो जैसे उसको बिस्किट प्राप्त होता है तो फिर से उसको खाना प्रारंभ करता है और फिर खाता है और फिर दोबारा से इस प्रोसेस को दोहराता है। तो इस तरीके से स्किनर साहब पहले वो 8 से 10 बार उन्होंने बिस्किट उसे प्रोवाइड किया और एक बार उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बिस्किट को हटाकर वहाँ पर उन्होंने हथौड़ा रख दिया। अब हथौड़ा रखने से क्या हुआ कि जैसे उन्होंने हथौड़ा रखा और अब की बार जब इस सफ़ेद चूहे ने लीवर पुल को प्रेस किया तो जैसे ही उसको हथौड़ा लगी, यानी कि उसके मुँह पे हथौड़ा लगा चूहे के, तो वो जो है थोड़ी देर के लिए अपनी गतिविधियों को करने से रुक गया, यानी कि उसने जो है अपनी जो गतिविधि है उसको नहीं किया, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और 2 से 4 मिनट तक वो शांत रहा। उसके बाद फिर से उसने प्रयास किया और जैसे उसने फिर से प्रयास किया तो स्किनर साहब ने फिर से उसको बिस्किट प्रोवाइड किया और फिर से उसने बिस्किट को प्राप्त किया और इस तरीके से वो लगातार करता गया 8 से 10 बार उसे लगातार बिस्किट प्राप्त होते गए और जैसे उसे बिस्किट प्राप्त होता है तो चूहा फिर से वही प्रोसेस दोहराता है। लेकिन एक बार फिर बीच में उन्होंने क्या किया, बिस्किट को हटाकर हथौड़ा रख दिया। तो फिर क्या हुआ कि चूहे ने जैसे ही लीवर पुल को प्रेस किया और उसे हथौड़ा लगा तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। 2-4 मिनट वो शांत रहा, उसने कुछ भी गतिविधियां नहीं की और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से प्रयास करने लगा। तो स्किनर साहब यह समझाना चाह रहे थे, देखिए जैसे ये बिस्किट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स होता है बिस्किट, ठीक। तो बिस्किट को स्किनर साहब ने कहा सकारात्मक पुनर्वलन। तो स्टूडेंट जो ये बिस्किट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं सकारात्मक पुनर्वलन, यानी स्किनर साहब ने इस बिस्किट को सकारात्मक पुनर्वलन कहा है और जो ये हथौड़ा होता है इसको उन्होंने नाम दिया है नकारात्मक पुनर्वलन। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद स्किनर साहब ये बताना चाह रहे थे कि जैसे ही सफ़ेद चूहे को बिस्किट प्राप्त होता है, यानी कि सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त होता है, तो वो अपने प्रोसेस को, वो अपने अनुक्रिया को बार बार दोहराता है, यानी कि वो बार बार अनुक्रियाएं करता है। जैसे ही उसको बिस्किट प्राप्त होता है तो बार बार अनुक्रियाएं करता है और जैसे ही उसे हथौड़ा प्राप्त होता है, यानी कि जैसे उसे हथौड़ा लगता है तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो इससे वो समझाना चाह रहे थे कि अगर चूहे को उन्होंने सकारात्मक पुनर्वलन दिया तो उसने उस क्रिया को बार बार दोहराया और अगर उसे नकारात्मक पुनर्वलन दिया तो उसकी क्रिया में कमी आई। तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे कि एक सफ़ेद चूहा है, यानी कि एक पशु है, अगर उस पशु को सकारात्मक पुनर्वलन देते हैं हम तो वो क्या करता है, अपनी गतिविधियों को, अपनी अनुक्रियाओं को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। और अगर हम उसे नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं तो अपनी गतिविधियों को बंद कर देता है, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो चूहा है, इस चूहे को किसी ने सिखाया तो नहीं था कि आपको जो है बिस्किट मिलने पर, मतलब इस चूहे को ये तो कभी सिखाया नहीं गया कि आपको बिस्किट मिलने पर आप उसको दोहराना और अगर आपको हथौड़ा लगे तो आप जो है अपनी क्रिया में कमी करना, या फिर इसको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया या फिर वो कभी स्कूल भी नहीं गया होगा। बट उसने ये चीज़ें की हैं किस हिसाब से, अगर उसे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसे बार बार दोहराता है और अगर उसे कोई चीज़ अच्छा ना लगे तो वो क्या करता है, उस क्रिया में कमी करता है। तो इसका मतलब स्किनर साहब भी यही समझाना चाह रहे थे कि यदि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को यदि आप पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सकारात्मक पुनर्वलन देने हैं। सकारात्मक पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, सकारात्मक पुनर्वलन का मतलब होता है कि आपको उनकी प्रशंसा करनी है। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको गुड, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट जैसे वर्ड्स देने चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। तो यदि आप छोटे छोटे बच्चे जब आपके सामने होते हैं और आप बच्चा कुछ अच्छा करता है या कुछ पॉजिटिव करता है तो आपको उसे क्या करना चाहिए, पुनर्वलन देने चाहिए,
चाहिए सकारात्मक पुनर्वलन। अब सकारात्मक पुनर्वलन का मतलब क्या है, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, या फिर जैसे वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट जैसे शब्द उसको देने चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें बताएंगे कि नोटबुक में ये सब चीजें देंगे, जैसे वेरी गुड, गुड या फिर एक्सीलेंट जो टीचर देते हैं, इसके पीछे का कारण यही होता है स्टूडेंट्स कि इसका मतलब ये है कि जब आप बच्चा कोई काम अच्छा करता है और आप उसको इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो बच्चा उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करता है और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। बट यदि बच्चा कुछ अच्छा करता है और आप उसको नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं, नेगेटिव पुनर्वलन देते हैं, तो वो फिर अपनी क्रिया को करने में कमी कर देता है, या फिर उसका धीरे धीरे उस चीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि अच्छा करने से भी जब कुछ नहीं मिलता, या फिर कुछ भी नहीं बोलते, जब ठीक करते हैं फिर भी ठीक नहीं बोलते, तो इसका मतलब फिर वो धीरे धीरे जो है निराश होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी क्रियाओं को करने में कमी करता है। तो यही चीज स्किनर साहब आपको समझाना चाह रहे थे और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद यही चीज उन्होंने बताया कि हमें जो है बच्चों को पुनर्वलन देना चाहिए। और पुनर्वलन भी कैसे, सकारात्मक पुनर्वलन। जितना ज्यादा आप सकारात्मक पुनर्वलन देंगे उतना ही बच्चे चीजों को और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि जो स्किनर साहब है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सफेद चूहे पर किया था और किस तरीके से किया था, उन्होंने किस किस पॉइंटों पर उन्होंने बात की। सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में उन्होंने क्या दिया था, बिस्किट दिया था। नकारात्मक पुनर्वलन के रूप में उन्होंने क्या दिया था, हथौड़ा दिया था। तो इस तरीके से, और जिस बॉक्स पर स्किनर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उस बॉक्स का क्या नाम था, स्किनर बॉक्स था। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है इसको हम आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं, यानी कि अनुक्रिया पर सबसे ज्यादा बात की है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अनुक्रिया आप तभी बार बार करते हैं जब आपको सकारात्मक पुनर्वलन मिलता है। अगर आपको नकारात्मक पुनर्वलन मिलता है तो आपकी अनुक्रिया में कमी आती है। इसीलिए इस थ्योरी को आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, या फिर इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि जैसा आप कार्य करते हो उस हिसाब से अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस कार्य को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये कहानी भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस थ्योरी में और क्या क्या पॉइंटें हैं। तो देखिए इस थ्योरी के जो कुछ निष्कर्ष बिंदु हैं उस पर एक बार डिटेल में बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष बिंदु है वो क्या है, इस सिद्धांत में पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। देखिए ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने वाला है। आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा सीएल हल का रेनफोर्समेंट थ्योरी यानी पुनर्वलन का सिद्धांत। तो यहां से प्रश्न बनता है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे सीएल हल, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पुनर्वलन को किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तो यदि पुनर्वलन को सबसे ज्यादा महत्व किसी ने दिए हैं तो वो सबसे ज्यादा महत्व दिए हैं बीएफ स्किनर ने। बट पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है, वो सीएल हल ने दिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस होते हैं, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं और यदि हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं तो वहां पर तो हम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इन पॉइंटों पर आप के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपने देखा कि इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष बिंदु है उसमें मैंने बताया कि सिद्धांत में पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में सबसे ज्यादा महत्व अगर बीएफ स्किनर साहब ने दिए हैं तो किस पर दिए हैं, पुनर्वलन पर दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए, यानी दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप कि एज अ टीचर आपके सामने जो बच्चे अच्छे कार्य करेंगे, जो भी बच्चा अच्छा कार्य करेगा, प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत उसे पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, यानी कि उसको रेनफोर्समेंट देना आपको जरूरी है। और आप रेनफोर्समेंट कैसे वाले देंगे, पॉजिटिव देंगे, यानी सकारात्मक पुनर्वलन देंगे। देखिए सकारात्मक पुनर्वलन देने से बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को दोहराते हैं, यानी रिपीट करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। और यदि आप नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं तो क्रिया में कमी आती है। यहाँ पर ये क्रिया है, तो अगर आप नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं तो क्रिया में कमी आती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम आप नकारात्मक पुनर्वलन दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप नकारात्मक पुनर्वलन आप कब देंगे, जब वो कंडीशन, जब वो हद से पार हो जाए, आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो, तभी आपको नकारात्मक पुनर्वलन देने हैं। अन्यथा आप कोशिश यही करेंगे कि बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर अभी बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाया है कि वो इतनी सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते या वो समझदार नहीं है कि जब आप एक कक्षा में पढ़ाते हैं और आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे नासमझ होते हैं और उस क्लास में एक ही समझदार व्यक्ति होते हैं और वो आप होते हैं एज अ टीचर। तो आपको क्या करना है कि उन बच्चों को समझना
समझना चाहिए और उन बच्चों को समझकर उनको सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में आप उन बच्चों के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर पाएं। तो इस तरीके की गतिविधियों को आपको फॉलो करना होता है, वही आपको इस थ्योरी से समझाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक भी क्लियर हो गया होगा कि इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष बिंदु है वो भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इस थ्योरी में। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सकारात्मक पुनर्वलन जो है वो देखने को मिलते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन का मतलब क्या होता है? तो एक तो होते हैं पुरस्कार, जैसे कि आप बच्चों को पुरस्कार देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक पुनर्वलन। क्योंकि अगर आप बच्चों को प्राइज देते हैं तो प्राइज से क्या होते हैं? बच्चे मोटिवेटेड होते हैं और दोबारा से प्रयास करते हैं, इसीलिए पुरस्कार एक सकारात्मक पुनर्वलन में आता है। प्रशंसा भी एक सकारात्मक पुनर्वलन में होता है। जैसे कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको आप तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो बच्चा खुश होता है और वो दोबारा से उस तरीके उससे भी अच्छा करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए ये सारे सकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। एक सम्मान, यदि बच्चा अच्छा करता है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यदि आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो बच्चा और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स आपके क्या है? पुनर्वलन के हैं, जिनको आपको ध्यान रखना होगा और इस तरीके की गतिविधियों को आप अपने व्यवहार में ढालेंगे तभी आपके लिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप इनको अपने व्यवहार में ढालेंगे तब आपके कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं जाएंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें नकारात्मक पुनर्वलन क्या होते हैं? तो नकारात्मक पुनर्वलन देखिए क्या होता है। नकारात्मक पुनर्वलन में होते हैं दंड। जैसे आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो दंड क्या होता है? नकारात्मक पुनर्वलन। और यदि आप बच्चे को दंड देते हैं तो हो सकता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बच्चे को दंड दे रहे हैं, बट उस बच्चे के स्टडी पर, उसके अधिगम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका इफेक्ट और नकारात्मक पड़ रहा है कि वो बच्चा उस चीज को करने में और कमी करेगा। तो इसीलिए दंड को आपको देना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि जितना कम से कम आप दंड दे सके। तो ये सारे आपके नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये दंड देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप दंड देते हैं तो RTE एक्ट है जो 2009 में बना था, जिसे 2010 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ये भी एक बार आपके प्रश्न में पूछा गया था आपके एग्जाम्स में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि RTE एक्ट के तहत यदि आप बच्चे को दंड देते हैं और उस बच्चे को किसी भी तरीके से आपने दंड दिया और उस बच्चे ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, जब मैं RTE एक्ट 2009 पढ़ाऊंगा और NCF 2005 पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर होंगे कि एज अ टीचर आपके लिए कौन कौन से बाउंडेशन है और आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, नकारात्मक पुनर्वलन में आपके दंड आते हैं, यानी कि दंड आप जितना कम से कम देंगे उतना ही बेहतर है। उससे बच्चे का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है और बच्चा कम अधिगम करता है, यानी कि वो अनुक्रिया भी कम करता है। जब अनुक्रिया कम करता है तो उसके जो अधिगम है वो भी, उसमें भी कमी आती है। एक नकारात्मक पुनर्वलन में स्टूडेंट्स भय है, जैसे कि आप बच्चे को डराएंगे भी नहीं, क्योंकि डराना भी गलत होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है, इसलिए ये भी नकारात्मक पुनर्वलन में काउंट होता है। एक होता है शोक लगाना, या फिर मान लीजिए कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं या फिर उनको जलील करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चा स्कूल आना ही बंद कर देता है। जब लोग उस पर हंसते हैं तो वो बच्चा स्कूल आना ही बंद कर देता है, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक पुनर्वलन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मना करना। आप बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मना कर रहे हैं, तो उससे भी आप उस बच्चे के डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, उस बच्चे का विकास कम होता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे पाएं उतना देने की कोशिश करें, जिससे जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा, खुद से क्रिया करेगा, वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। आप उसे ज़बरदस्ती बताने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। जब वो खुद से करने का प्रयास करेगा और खुद से करेगा, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक सीख पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे को, अगर वो करने जा रहा है और वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मना नहीं करेंगे, आप उसको और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो और ज़्यादा अनुक्रियाएं करे। जितना ज़्यादा वो अनुक्रियाएं करेगा उतना ही उसका अधिगम या उसका डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो पाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डांटना। मतलब डांटना वही वाली बात है कि डांटेंगे भी आप उसको बहुत कम केसेस पर। अगर आप देखते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल शैतानी है तो उस केसेस में तो आपको डांटना पड़ जाएगा, बट कोशिश ये कीजिए कि हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता, कुछ एक अपवाद एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेशल चाइल्ड में पढ़ाए हैं, बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कक्षा का कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शैतान है और वो जो है आपके मना करने के बावजूद भी उस तरीके की गतिविधियों को करता है, तो आप उसे
इस तरीके से नहीं करेंगे, उससे जानेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्पेशल चाइल्ड वाले टॉपिक पढ़ा रखे हैं, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, आप जानते होंगे। अदरवाइज यदि नहीं जानते तो आप मेरे चैनल, आप गुरुजी स्पेशल के चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें यूपी टेट के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें यूपी टेट से रिलेटेड टॉपिक मैंने कराया। उसमें मैंने स्पेशल चाइल्ड पर डिटेल में बात की है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। उसमें आपके पिकर चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उसमें आपके जो है अलग अलग टाइप्स के चाइल्ड्स मैंने पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उससे आप समझ पाएंगे कि बच्चे में किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लर्निंग एबिलिटीज़ किस किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हो सकता है कि आपकी कक्षा का कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा उल्टी गतिविधियों को करता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड का बालक है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, यानी कि बाल सुधार गृह में आप उस बच्चे को भेज सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस पर ऐसा होता है कि बहुत कम होते हैं। यदि आप बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं और आप उसे समझाते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और वो लाइन पे आता है। तो इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि कम से कम आप बच्चों को डांटें, क्योंकि ये एक नकारात्मक पुनर्वलन का हिस्सा है। और यदि आप नकारात्मक पुनर्वलन को ज़्यादा अपने व्यवहार में यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों के डेवलपमेंट या फिर अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं नासमझ, और जो नासमझ होते हैं और उसमें आप समझदार हैं और उसमें समझदार होने के बावजूद भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। देखिए आप प्राइमरी टीचर है, एज अ टीचर आपके अंदर धैर्य होना भी आवश्यक है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा और इन सारी चीज़ों में आपको अपने ऊपर चेंजेस करने होंगे और आपके अंदर पेशेंस बनाने होंगे, धैर्य बनाने होंगे, तभी आप उन बच्चों के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे और एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम डेवलप कर पाएंगे जिसमें बच्चे अपने अनुक्रिया हिसाब से वो चीज़ों को सीख सके और अपने अधिगम को इफेक्टिव बना सके। तो इस तरीके से नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस थ्योरी में और क्या क्या है। तो लास्ट है स्टूडेंट्स इस थ्योरी में शैक्षिक महत्व एवं व्यावहारिक उपयोगिता। देखिए आपने इस थ्योरी को जो पढ़ा है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर की जो थ्योरी है, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, यानी आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी को जो आपने अभी तक पढ़ा है और इसकी कहानी को जो आपने समझा है और जिस जिस पॉइंट पर ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर साहब ने आपसे बात की है, तो उन पॉइंटों को समझने के बाद आपको क्या लगता है इसका क्या शैक्षिक महत्व है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो जब आप टीचिंग करेंगे तो आप अपनी कक्षा के दौरान इस तरीके की गतिविधियों का सामना आपको करना पड़ेगा और उन गतिविधियों को आप किस तरीके से फेस करेंगे, इसीलिए इस थ्योरी को आप पढ़ते हैं। तो इस थ्योरी का शैक्षिक महत्व क्या है और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि यह सिद्धांत पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने में सहायक होता है। देखिए अगर आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि जो भी आप पाठ्य वस्तु उन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको छोटे छोटे पदों में डिवाइड करते हैं, और फिर जब आप उनको छोटे छोटे पदों को उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं और एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसे पूरा लेसन ही याद हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को छोटे छोटे पदों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे और उनको अच्छे से समझाएंगे और फिर उन पर क्वेश्चन आंसर उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कितना ये कहानी के माध्यम से समझ में आया है, तो उस तरीके से आप धीरे धीरे जब आप चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो पूरा लेसन बच्चे जो है इजीली बता पाए। तो इस तरीके की गतिविधियों को आप करेंगे इस थ्योरी में। जैसे कि स्किनर साहब ने उस चूहे को बार बार पुनर्वलन दिया, सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में बिस्किट प्रोवाइड किया और उस चूहे ने जो है उस अनुक्रिया को बार बार दोहराया। तो इसी हिसाब से आप भी छोटे छोटे पदों में डिवाइड करके उन्हें पढ़ाएंगे तो उनके लिए हेल्प होगा और एक दिन ऐसा होगा कि उन्हें पूरा लेसन भी याद हो जाएगा और उन्हें पता भी ना चले, और इस तरीके से बच्चे जो है और ज़्यादा अनुक्रिया करने लगेंगे। तो ये इनकी थ्योरी का मुख्य उद्देश्य है। इस सिद्धांत से अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी होता है। इस तरीके से अगर आप अधिगम कराते हैं तो ये जल्दी भी होता है और इफेक्टिव पूर्ण भी होता है कि बच्चों को समझ भी आते हैं और वो लंबे समय तक याद भी होता है। अगर आप बच्चे को पूरी बुक पढ़ने के लिए देंगे तो वो ना तो बच्चा पढ़ पाएगा और ना ही उसे कुछ समझ आ पाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाए वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ाएं, और जिससे बच्चे शीघ्र ही सीख भी पाएंगे और वो अच्छे समय तक समझ भी पाएंगे, यानी प्रभावपूर्ण उनका अधिगम भी होगा स्थायी रूप से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की मदद करता है। देखिए छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप का मतलब होता है कि
उसे सही ढंग से सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी कि सही मार्गदर्शन करना, सही स्वरूप देना, सही दिशा प्रदान करना, ये सिद्धांत शिक्षकों की मदद करता है। यानी कि एज अ टीचर जब आप बच्चों को देखेंगे तो उनके स्वभाव कैसे होने चाहिए, उनको किस डायरेक्शन में अधिगम करने चाहिए, किस दिशा में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं इन सब चीज़ों में शिक्षक को मदद मिलते हैं जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं। क्योंकि आपने देखा कि चूहे ने जैसे जैसे उसे बिस्किट प्राप्त होता गया, यानी सकारात्मक पुनर्वलन मिलता गया, तो वो सही ढंग से उस क्रिया को बार बार दोहराता गया, और जैसे जैसे उसे नकारात्मक पुनर्वलन मिलता गया तो उसकी क्रिया में कमी आई। तो इसीलिए आप छात्रों के व्यवहार को समझने के लिए चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे वो शीघ्र होंगे और उनका स्वरूप भी अच्छा होगा, उनको दिशा भी सही मिल पाएंगे। तो इसीलिए ये टीचरों को हेल्प करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये स्टूडेंट, ये सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम में सहायक होता है। अभिक्रमित अधिगम का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रम वाइज, यानी कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे पहले एक स्टेप को पढ़ता है, फिर दूसरे स्टेप को, और फिर तीसरे स्टेप को, इस तरीके से क्रम में वो अधिगम करता है। और जब वो क्रम में अधिगम करता है तो वही उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस थ्योरी के यह भी एक पॉइंट है कि यह सिद्धांत जो है अभिक्रमित अधिगम में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर की थ्योरी पर बेस्ड मैंने बताए हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने पॉइंट आपको अब तक बताए हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इतने डिटेल में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस थ्योरी से जो भी प्रश्न अब आपके एग्जाम्स में आएंगे वो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, यदि आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसे नोट करेंगे तो, और इसको रिवाइज कीजिएगा। और इस तरीके से यदि आप स्टडी करते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड ना तो छूटेगा और ना ही आपके कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।